गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। कॉर्पोरेट क्या है? कॉर्पोरेट क्या है? लैटिन वर्ड था कॉर्पस, उससे मिलकर बना। इसका मतलब बॉडी, यानी कि अगर कुछ ग्रुप, यानी कि एक बॉडी की फॉर्म में, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सनस मिलकर अगर कोई काम करे तो एक कॉर्पस बन जाता है, जिससे वर्ड डिराइव हुआ है कॉर्पोरेट। ठीक है दोस्तों, गवर्नेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस प्लस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्लस कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू मैनर। ठीक है, तो यही मैंने आपको शॉर्ट में लिख के यहाँ पर बताया। ठीक है, चलो अब अगर इन दोनों वर्ड को मिला के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर हम मीनिंग निकाले तो वो क्या निकल के आता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। वैसे मीनिंग वही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी जो इस चैप्टर में डेफिनेशन दी हुई है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर बेटर रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर फॉर बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, डन। ये आपका यहाँ पर इसका बेसिक, जो इस चैप्टर का बेसिक है मैं आपको बता चुका। अब नेक्स्ट आता है ICSI प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपके स्कैनर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि है क्या। अगर आप इसको अपने मॉड्यूल से पढ़ते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो उसके की पॉइंट है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट में इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, डन। स्टेक होल्डर आपको ऑलरेडी पता है क्या है। अगर नहीं पता तो स्टेक होल्डर वाला जो चैप्टर आएगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इफेक्टिव मैनेजमेंट भी मैं आपको बता चुका, इसमें आपने पढ़ा था ऊपर। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, चलो डन। डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने CSR वाला प्रिंसिपल्स पढ़े, वो भी इसी का पार्ट है, डन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैं आपको बता चुका। ठीक है, इनकी नीड क्या है इस चीज़ की, मतलब ये प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की नीड क्या है। टू क्रिएट ए कॉर्पोरेट कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। यानी कि ये कॉर्पोरेट कल्चर इस तरह का क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो किसी के लिए, कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। ठीक है दोस्तों, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैं सुबह सुबह उठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा वो मत करना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट करना। बेनिफिट क्या है इसके, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके बेनिफिट्स क्या है। रिड्यूस रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करोगे तो आपको नॉन कंप्लाइंस तो ना के बराबर देखने को मिलेगी, जिससे रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस, जब नॉन कंप्लाइंस होगी तो जो आपका मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम करेगा, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, तो परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी। ठीक है, इनहेंस इन्वेस्टर ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, उसे लगेगा कि ये सब अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा भी जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कहीं ना कहीं सेफ है। अकाउंटेबिलिटी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम फॉलो करें, अकाउंटेबिलिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वो भी जरूरी हो जाएगी। ठीक है, एवरी फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ फाइनेंस लेना चाहते, अगर वो हमें देखता है कि हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेटर हो जाएगा हमें जज करना कि ये कंपनी किस तरह की है। ठीक है, बीटिंग करप्शन, करप्शन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब हर चीज़ें, कि बोलते हैं ना कि अगर जब सब चीज़ें नंबर 1 में होने लगे तो करप्शन के काम ही खत्म। करप्शन स्टार्ट होता है अगर हम थोड़ा भी खुद गलत करना स्टार्ट करें तो मैनेजमेंट को भी लूप होल्स दिख जाते हैं। डन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कौटिल्यास फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ ए किंग। ठीक है, ये 4 है आपकी, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। यानी कि इसमें क्या है, ये आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र से क्या कौटिल्य के रूल्स लिए गए हैं जो कि एथिक्स में एप्लीकेबल है। ठीक है, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। रक्षा सिक्योरिटी, ये हम सब बात करते हैं स्टेक होल्डर से रिलेटेड। ठीक है, रक्षा यानी कि हमें उनकी रक्षा करनी है, सिक्योरिटी देनी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, सेफ हैंड में है। ठीक है, जो हम रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस आज के टाइम में करते हैं वो यहाँ से निकली है, रक्षा से, जो उस टाइम पे रक्षा चलती थी। ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि को बोलते ग्रोथ। नाउ स्टेक होल्डर वैल्यू इन्हेंसमेंट, जो आज के टाइम में स्टेक होल्डर वैल्यू इन्हेंसमेंट की हम बात करते हैं वो ऑलरेडी था पहले ही, लेकिन वो वर्ड था वृद्धि। ठीक है, डन। पालना,
पालना मतलब होता है कंप्लायंस, पालन करना, किसी चीज़ का पालन ना, ठीक है। नाउ कंप्लायंस ऑफ लॉ, योगाक्षमा, योगाक्षमा यानी सोशल सिक्योरिटी। हमें अपनी जिस सोशल मतलब कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आज के टाइम में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सब्स्टिट्यूट हो गया वर्ड, ठीक है। ये चार आप क्या करेंगे, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा, ठीक है। एक बार और डिवाइस करते हैं, रक्षा, वृद्धि, पालना, योगा, क्षमा। रक्षा सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डन। वृद्धि ग्रोथ, स्टेक होल्डर वैल्यू एनहेंसमेंट, डन। रक्षा, वृद्धि, पालना कंप्लायंस, कंप्लायंस ऑफ लॉ, योगा, क्षमा, सोशल सिक्योरिटी, CSR, डन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो ये आपको याद हो गया। अब आगे चलते एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी का मतलब क्या है, अगर हम एजेंसी की बात करें, एजेंसी में क्या होता है, तो प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है। अगर एजेंसी थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि जो शेयर होल्डर है हमारे, वो ओनर्स हैं, ठीक है, वो एज ए प्रिंसिपल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एजेंट जो मैनेजर है कॉरपोरेशन के अंदर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो एज ए एजेंट काम करेंगे, किसके, शेयर होल्डर के। यही है एजेंसी थ्योरी आपकी, ठीक है, डन। अगर आपकी बुक्स में जो आपके मॉड्यूल में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका मैंने क्रक्स है ना वो निकाल के रख दिया, बाकी आप इसको बना के लिख सकते हो, मुझे इतनी उम्मीद है। शेयर होल्डर थ्योरी, ठीक है। शेयर होल्डर वांट्स मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम कंपनीज प्रॉपर्टी इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टुक बेटर टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, जो उसका टोटल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। अगर उसमें उनकी गलती से अगर कुछ हो जाए तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो बोलते हैं ना कॉर्पोरेट वेल, वहाँ पर कॉर्पोरेट वेल नहीं मानी जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर्स आर एजेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट ओनली शेयर होल्डर। जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के एजेंट नहीं होते, वो कंप्लीट स्टेक होल्डर के होते हैं एजेंट, ठीक है। चलो स्टीवार्डशिप थ्योरी। स्टीवार्ड का मतलब क्या होता है, स्टीवार्ड का मतलब है पर्सन हु मैनेज अनदर्स प्रॉपर्टी और गार्जियन और टेक केयर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए स्टीवार्ड काम करते हैं शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर ओनर है, यानी शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को एज ए स्टीवार्डशिप वो मैनेज करते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड वर्क एज केयर टेकर या गार्जियन ऑफ शेयर होल्डर। क्लियर हुई स्टीवार्डशिप थ्योरी। आपको स्टीवार्डशिप का मतलब याद होना चाहिए, स्टीवार्ड एक तरीके गार्जियन, टेक केयर या फिर कोई पर्सन जो किसी और की प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है, डन। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं जहाँ से कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स निकल के आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। द कैडबरी रिपोर्ट 1992, ये एक कमेटी बनाई गई थी जो कि 1991 में बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट फाइल करी थी 1992 में, ठीक है। वहाँ से आपका ये वाला प्रोविज़न बोर्न हुआ था, मतलब कि निकल के आया था, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रोविज़न बोर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट। कंप्लाई और एक्सप्लेन क्या है, जैसे कि हमारा CSR का प्रिंसिपल है सेक्शन 135, उसके अंदर क्या है कि आप CSR के लिए कंट्रीब्यूट करो, अदरवाइज एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर रहे, तो यानी कंप्लाई और एक्सप्लेन। अगर आप कंप्लाई नहीं कर सकते तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रोविज़न कैडबरी रिपोर्ट 1992 से निकल के आया था, ठीक है। चलो तो इसके अंदर से और क्या मेन चीज़ निकल आई थी, सेपरेटिंग द रोल ऑफ CEO एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो CEO और चेयरमैन है उनका रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो डे टू डे वर्क है उससे अलग कर दिया गया था, ताकि अकाउंटेबिलिटी तो किसी के पास हो। अगर ये सब एक जगह मिल गए तो जो भी गलती होगी चेयरमैन छुपा लेगा, आई समझ में बात, ठीक है। बैलेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब बैलेंस करने के एग्जीक्यूटिव कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर सारे ही काम करने लगे तो किसी की कोई दूसरा बंदा बुराई भी नहीं देखेगा, डन। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो कंपनी टू कंपनी चेंज कर सकता है और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ही होगा, डन। चलो इसमें मेन चीज़ें यही थी। इसमें आपको है ना कैडबरी रिपोर्ट के बारे में, तो आपको ये जरूर करना है, कंप्लाई और एक्सप्लेन प्रोविजन बोर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट, डन। चलो अब आता है द ग्रीनबरी रिपोर्ट 1995 रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी कंपोज्ड ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। इसमें
एक फॉर्मेशन के लिए बताया गया था कि रेम्यूनरेशन कमेटी के लिए, कि रेम्यूनरेशन के लिए एक सेपरेट कमेटी बना दी जाए, ये किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंडिविजुअल डिसीजन ना हो, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में पावर ना हो, उस कमेटी के हाथ में पावर चली जाए। ये ग्रीनबरी रिपोर्ट से निकल के आया था जो कि 1995 में आई थी। डन। द नेक्स्ट रिपोर्ट आती है आपकी द हेम्पल रिपोर्ट 1998, द सेटअप टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैडबरी एंड ग्रीनबरी रिपोर्ट्स। जो ये रिपोर्ट, ये कमेटी बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि जो भी आपकी कैडबरी और ग्रीनबरी ने जो भी चीज़ें बताई है वो एक्चुअल में फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी रिजल्टेड इन कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट। जो इससे रिजल्ट निकल के आया था उसको कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था, जो कि हर कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी हो गया था। डन। अब आते द टर्नबल रिपोर्ट 1999, ओब्लिगेशंस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। ये इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग बात करती थी रिपोर्ट। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड गाइडेंस भी प्रोवाइड करी। डन। हिगस रिपोर्ट इफेक्टिव बोर्ड कॉम्पोजिशन, यानी बोर्ड कॉम्पोजिशन आपका इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपके बोर्ड में टोटली ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगी, कोई काम करने वाला बच्चा ही नहीं, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ही एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है। या फिर आपने टोटली इंडिपेंडेंट ले लिया तो वहाँ पे उनको मॉनिटर करने के लिए ही सब है, लेकिन काम कौन कर रहा है, उसको मॉनिटर के लिए कोई है ही नहीं, काम करने के लिए कोई नहीं। चलो, स्मिथ रिपोर्ट गाइडेंस फॉर ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड जितने गाइडेंस प्रिंसिपल्स आपके सर्कुलर में कुछ भी उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो स्मिथ रिपोर्ट से बॉर्न हुए थे। डन। द टाइसन रिपोर्ट रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिलेटेड थी ये भी। ठीक है दोस्तों। अब आती है आपकी नेक्स्ट नरेश चंद्रा कमेटी रिपोर्ट 2002। ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द ईयर 2002 कमेटी अपॉइंटेड टू रिकमेंड अमेंडमेंट इन लॉ। 2002 में ये कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी कि अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है लॉ में, वो चीज़ आप बताइए। चलो, ऑडिटर और क्लाइंट की रिलेशनशिप के बारे में बात हुई थी यहाँ पे। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। ये 3 चीज़ों के लिए मेन ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। एक तो अमेंडमेंट इन लॉ, ठीक है, ऑडिटर और क्लाइंट की रिलेशनशिप क्या होने चाहिए, ठीक है ना, और थर्ड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है। सम रिकमेंडेशन ऑफ नरेश चंद्रा कमेटी। नरेश चंद्रा कमेटी ने क्या किया, प्रोहिबिशन फॉर एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद ऑडिट क्लाइंट, यानी कि जो सीए होते हैं ना वो ऑडिट करते हैं अपने क्लाइंट की, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना तो उनकी अकाउंटिंग का काम ले सकते, ना ही उन्हें अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी दे सकते। ये इसी रिपोर्ट से निकल के आया था। अदरवाइज पहले क्या हुआ करता था, जो सीए ऑलरेडी वहाँ पर ऑडिट करने जाना, उसको ऑलरेडी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट वो खुद ही मैनेज करता था, तो उसकी ऑडिट क्या करेगा। ठीक है ना। चलो, प्रोहिबिशन फॉलोइंग सर्विसेज अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्चुअली सर्विसेज, ये सब उसको मना किया गया है ऑडिटर को अपने क्लाइंट के लिए करने के लिए। ठीक है। चलो, एक ये भी इसके अंदर से निकल के आया था कि मिनिमम 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चलो, डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ऑन कंपनी लॉ, ये 2005 में आई थी। जे ईरानी इसके डायरेक्टर थे, जो डायरेक्टर थे टाटा सन्स के। ठीक है ना, डायरेक्टर थे टाटा सन के जे ईरानी। उस टाइम पे इन्होंने कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी, क्रिएटेड फॉर एडवाइजरी रिवीजन रिक्वायर्ड इन कंपनी लॉ, यानी कि कंपनी लॉ में जो जो रिवीजन रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड ये बनाई गई थी, विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिनेरियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस। आई समझ में बात। एक तो हमारे करंट लॉ में क्या क्या कमियां हैं वो बताओ, और हमारे लॉ को ऐसा बना दो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो जाए वो। ये सब चीज़ें रिकमेंडेशन मांगी गई थी डॉक्टर जे ईरानी से। चलो, डन। सम रिकमेंडेशन ऑफ जे ईरानी कमेटी। तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो क्या क्या थी, तो बोर्ड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड उन्होंने दी थी। देयर शुड बी मिनिमम नंबर बट नॉट मैक्सिमम। जैसे कि आपको पता है अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 मिनिमम नंबर 1 2 3, 1 ओबीसी के लिए, 2 प्राइवेट लिमिटेड के लिए, 3 पब्लिक लिमिटेड के लिए। मैक्सिमम की लिमिट कितनी है हमारे यहाँ पे, कितनी है, 15 या कितनी है। इन्होंने लेकिन सजेस्ट किया था कि मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है नंबर ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है ना। चलो, एक रेजिडेंशियल डायरेक्टर भी होना चाहिए, यानी कि कोई अगर बाहर से कंपनी यहाँ पर काम करने आ रही है, ठीक है, तो एक डायरेक्टर इंडिया का भी होना जरूरी है, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसको ये पता होगा कि वो कंपनी क्या आ रही है, उसके बारे में उसको पता हो, किसी एक इंडियन को पता हो। अगर कहीं ना कहीं अगर वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं
तो किसी को तो पता है। चलो, 1 ईयर एब्सेंट फ्रॉम बोर्ड मीटिंग डिस्क्वालीफाइड, ये भी यहीं से निकला था। आपने 149 में पढ़ा होगा कि अगर कोई 4 बोर्ड मीटिंग या फिर वो 1 साल तक बोर्ड मीटिंग में ना आए, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 6। आई समझो बात? नहीं, 6 में तो शायद नहीं, सॉरी 164 की डिस्क्वालिफिकेशन में आता है ये, ठीक है, सॉरी। बोर्ड मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड विद मस्ट बी अलाउड, यानी कि इंटरनेशनली अगर आपको जाना है, मतलब कि ग्लोबली अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ई मीटिंग, ई वोटिंग, सब ये सब अलाउड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका।